हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज फिर लेकर उपस्थित है संस्कृत के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आने वाली यूपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है और अंत तक आपको बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अस्मद शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अस्मदेन, अस्मात्, मया या त्वया। तो अस्मद शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा हमारा मया, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के द्वारा भाषा को किया जाता है व्यवस्थित, समुचित, पूर्णोचित या विनियोजित। तो व्याकरण के द्वारा भाषा को व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने उच्च कोटि के व्याकरण ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, पंचाध्यायी, अष्टाध्यायी या उपर्युक्त सभी। तो पाणिनि ने उच्च कोटि के व्याकरण ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी, है ना। इसमें कितने अध्याय है? 8 अध्याय, है ना। और इसके 8 अध्यायों में 3155 सूत्र है और यहाँ 6 वेदांगों में मुख्य माना जाता है। क्या माना जाता है? यहाँ 6 वेदांगों में मुख्य माना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना किसी भी भाषा की शिक्षा अपूर्ण रहती है? व्याकरण के उच्चारण के बिना, व्याकरण के परिचालन के बिना, व्याकरण की शिक्षा के बिना या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्याकरण की शिक्षा के बिना किसी भी भाषा की शिक्षा अपूर्ण रहती है। कैसी रहती है? अपूर्ण रहती है ना। क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन, शब्द विन्यास, विनियोजक या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शब्दानुशासन, है ना। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य रीतियां है आगमन विधि, निगमन विधि, सुगम विधि या केवल 1 और 2। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि आगमन विधि और निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की मुख्य रीतियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निगमन विधि में होता है, इस विधि में पहले नियम बता दिया जाता है, बाद में उसे उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया जाता है, बाद में उदाहरण नहीं दिए जाते हैं या फिर केवल 1 और 2। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, है ना। इसमें क्या होता है? निगमन विधि में पहले नियम बता दिया जाता है और बाद में उसे उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया जाता है ना। इस विधि में पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में इसे उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की ओर चलने की विधि है आगमन विधि, सुगम विधि, निगमन विधि या अनुशासन विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना। निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर चलने वाली विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि में रिक्त स्थान, है ना। आगमन विधि में क्या होता है? पहले पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, इन उदाहरणों का अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात उन दृष्टांतों के आधार पर व्यापक नियम का अनुसंधान होता है या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि आगमन विधि में पहले पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, इसके बाद इन उदाहरणों का अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात उन दृष्टांतों के आधार पर व्यापक नियम का अनुसंधान होता है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है, क्योंकि इसमें क्या होता है? अध्यापक को नियम नहीं बनाना पड़ता है, नियमों की खोज विद्यार्थी स्वयं करते हैं, अपने निकाले नियम को वे कभी भूलते नहीं हैं, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? आगमन विधि है, क्योंकि इसमें अध्यापक को नियम नहीं बनाना पड़ता है, नियमों की खोज विद्यार्थी स्वयं करते हैं और अपने निकाले समय को भी वे कभी भूलते नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस विधि में छात्र रुचि लेते हैं एवं उनकी तर्क शक्ति व अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। वहाँ कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थी रुचि लेते हैं या फिर छात्र रुचि लेते हैं एवं उनकी तर्क शक्ति व अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है? तो वहाँ कौन सी विधि है? निगमन आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आगमन विधि, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगमन विधि में छात्र रुचि लेते हैं एवं तर्क शक्ति व अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महर्षि इति पदे का विभक्ति अस्ति? सप्तमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति। तो महर्षि पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
उपेत्य इति पदे का प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है कि उपेत्य में कौन सा प्रत्यय है। सत्र प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय या त्व प्रत्यय। तो उपेत्य में प्रत्यय हो जाएगा हमारा ल्यप प्रत्यय, है ना। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ल्यप प्रत्यय है, क्योंकि जिन धातुओं के से पूर्व उपसर्ग होता है, जिन धातुओं से पूर्व क्या होता है, उपसर्ग होता है, उनमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसलिए उपेत्य में ल्यप प्रत्यय होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरेव में संधि है, पररूप संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि या यण संधि। तो हरेव में संधि हो जाएगी हमारी पूर्व रूप संधि। यहाँ पर आपको अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, है ना। जहाँ पर अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे वहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी, है ना। कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि इसमें होगी। जिस संधि में पूर्व और उत्तर दोनों वर्ण मिलकर पूर्व वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं उसे पूर्व रूप स्वर संधि कहते हैं। चलिए, इसकी परिभाषा भी आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है, सच्चित का संधि विच्छेद है, सत धन चित, सती धन चा, सच धन चित, सच्ची धन ता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सत धन चित। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा, है ना। यह सचुत्व व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यह किसका उदाहरण है, यह सचुत्व व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जो हमारा दंती सा है ना, दंती सा या ता वर्ग के बाद यानी ता था दा धा ना के बाद कोई व्यंजन वर्ण आने पर, है ना, जो दंती सा है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा। और ता वर्ग के बाद क्या हो जाएगा हमारा, चा वर्ग हो जाता है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सच्चित, क्योंकि यहाँ पर सच्चित में क्या है आपको सत, है ना। ता के स्थान पर यहाँ पर क्या आ गया, आधा चा, है ना। चलिए, तो सच्चित का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेवमान पदे का प्रत्यय अस्ति, सानच प्रत्यय, सत्र प्रत्यय, कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय। तो सेवमान पद में सानच प्रत्यय है ना। कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है। इसमें सा और चा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जो हमारा सा है और चा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और इसमें बचता क्या है हमारा, आन इसमें शेष रहता है। और आन कहाँ जुड़ता है, धातु के अंत में प्रयुक्त होता है, जैसे सेवमान, है ना। सेवमान, सेवमान में क्या जुड़ा है यहाँ पर, आन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ शुद्ध है, इसमें से शुद्ध आपको बताना है। हरिम वंदे, हरिम वंदे, हरिम वंदे या हरिन वंदे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरिम वंदे, है ना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ इसका शुद्ध रूप है, बाकी सब अशुद्ध है ना व्याकरण की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामस चलती उदाहरण है, यण संधि का, गुण संधि का, विसर्ग संधि का या वृद्धि संधि का। तो रामस चलती विसर्ग संधि का उदाहरण है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। कौन सी संधि का उदाहरण है यहाँ, विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें जो दंती सा है उसका क्या हो जाता है, तालव्य सा हो जाता है। यदि परवर्ण के रूप में जो हमारा तालव्य सा या चा वर्ग का कोई वर्ण आता है तो, है ना, जैसे कि रामस चलती। चलिए अगला क्वेश्चन है, वागीश उदाहरण है दीर्घ संधि का, जशत्व संधि का, वृद्धि संधि का या पूर्व रूप संधि का। तो वागीश उदाहरण हो जाएगा हमारा जशत्व संधि का, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। किसका उदाहरण है यहाँ, जशत्व व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब गढ़ द होता है ना, यानी पहले का तीसरा वर्ण इसमें हो जाता है, उसे जशत्व संधि कहते हैं ना। जैसे वागीश, वागीश को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, वाक, है ना, वाक धन ईस, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, वागीस, है ना। वाग धन ईस में टूटेगा ये। तो यहाँ पर गा था हमारा, गा के स्थान पर क्या आ गया, का हो गया, है ना। तीसरे का पहला और पहले का तीसरा वर्ण इसमें होता है, इसलिए यहाँ कौन सी संधि का उदाहरण है, यह जसत्व संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि संधि का शुद्ध उदाहरण है ममते, ममेते, ममैत या ममे अते। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ममेते, है ना। यहाँ पर जो मैं दिख रहा है आपको, इसमें मात्राओं की वृद्धि हो रही है ना, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ममेते होगा, है ना। क्योंकि वृद्धि संधि का सबसे अच्छा उदाहरण है कि इसमें मात्राओं की वृद्धि होती है। जहाँ पर भी वृद्धि दिखाई दे वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विरात्रम पद में समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो द्विरात्रम पद में समास हो जाएगा हमारा द्विगु समास, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें द्विगु समास क्यों होगा, क्योंकि इस समास में क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वहाँ संख्यावाची होता है और द्वितीय पद इसमें संज्ञावाची होता है। जैसे द्विरात्रम में क्या, द्वि हमारा क्या है, संख्यावाची शब्द है, द्वि यानी दो, रात्रम क्या है हमारा, संज्ञावाची शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वाहा पद के योग में विभक्ति है,
चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति? तो स्वाहा पद के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनः प्लस रथा का रूप है मनोरथ, मनस्त्र, मनरथ या मनस्त्र? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनोरथ, है ना। मना प्लस रथा में हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा? मनोरथ इसमें बनेगा, है ना। और यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सु आदि होते हैं 21 होते हैं, 3 होते हैं, 18 होते हैं या 9 होते हैं? तो संस्कृत व्याकरण में सु आदि प्रत्यय जिन्हें शुभ प्रत्यय कहा जाता है, सु आदि प्रत्यय को क्या कहा जाता है? शुभ प्रत्यय कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 21 होती है ना। और शब्द रूप बनाने के लिए प्रयुक्त इनको किया जाता है। जैसे कि सात विभक्ति और जो हमारे तीनों वचन है ना, सातों विभक्ति हमारी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, है ना। जो हमारी सातों विभक्तियां हैं और तीनों जो वचन है हमारे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनके मेल से ये बनते हैं ना। विभक्ति कितनी होती है हमारी? 7 होती है ना। और जो वचन होते हैं वहाँ कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं। इनको इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21, है ना। तो सु आदि प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। चलिए, जिन्हें शुभ प्रत्यय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्वद प्लस भ्याम, है ना। ये जो दोनों शब्द दिए गए हैं अगर इनमें संधि करेंगे तो क्या बनेगा? विद्वभ्याम, विद्वद्भ्याम, विद्वत्भ्याम या विद्वभ्याम, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्वद्भ्याम, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। इन दोनों की अगर संधि करेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा विद्वद्भ्याम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आचार्य पाणिनि के समय में संभवतः पद्धति प्रचलित थी। आचार्य पाणिनि के समय कौन सी पद्धति प्रचलित थी? यहाँ आपको बताना है। रामायण विधि, अनुनायन विधि, पारायण विधि या सम्मावण विधि? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पारायण विधि, है ना। आचार्य पाणिनि के समय में संभवतः पारायण विधि प्रचलित थी। इसमें किसी धर्म ग्रंथ का नियमित रूप से नित्य पाठ किया जाता था, है ना। क्या किया जाता था? किसी धर्म ग्रंथ का नित्य पाठ किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारायण में छात्र क्या करते थे? छात्र नियमों को रटते थे, कई बार आवृत्ति करते थे, या व्याकरण में परीक्षा भी ली जाती थी, या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, है ना। पारायण विधि में छात्र नियमों को रटते भी थे, कई बार आवृत्ति करते थे और व्याकरण में परीक्षा भी ली जाती थी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुशासन पर बैठकर सूर्याभिमुख हो ब्रह्मचारी कठोर परिश्रम से रिक्त स्थान करता था। अनापरायण, सूर्यपरायण, परायण या चंद्रपरायण? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना। कुशासन पर बैठकर सूर्याभिमुख हो ब्रह्मचारी कठोर परिश्रम से परायण करता था। क्या करता था? परायण करता था। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिना पूर्व तैयारी के तत्काल कुछ कहना कहा जाता था। अकथन, विकथन, प्राकथन या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिना पूर्व तैयारी के तत्काल कुछ कहना प्राकथन कहलाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। क्या कहलाता है? प्राकथन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भली प्रकार स्पष्टीकरण करना कहलाता है। अनुशासन, भाषण, वाक्य या छंद? तो भली प्रकार स्पष्टीकरण करना भाषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा, है ना। किसी बात का भली भांति स्पष्टीकरण करना क्या कहलाता है? तो भाषण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सच्चे ज्ञान का विश्लेषण करना एवं उसका मनन करना कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि सच्चे ज्ञान का विश्लेषण करना और उसका मनन करना क्या कहलाता है? असाम्य बोध, विषम्य बोध, साम्य बोध या सम्य बोध? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सम्य बोध, है ना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। सच्चे ज्ञान का विश्लेषण करना एवं उसका मनन करना सम्य बोध कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञान चर्चा को सुनना रिक्त स्थान के अंतर्गत था। प्रतिश्रवण के अंतर्गत, अनुश्रवण के अंतर्गत, सुश्रवण के अंतर्गत या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिश्रवण, है ना। ज्ञान चर्चा को सुनना क्या कहलाता है? प्रतिश्रवण के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान में सम्मिलित थे चर्चा व उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्यान या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, है ना। व्याख्यान में चर्चा व उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्याध्यान ये सभी सम्मिलित है ना, सम्मिलित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चर्चा में क्या होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि चर्चा में क्या होता है। पद विग्रह होता है, सूत्र को तोड़ा जाता था, सूत्र को जोड़ा जाता था या फिर केवल एक और दो?
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, है ना। चर्चा में क्या होता था, तो चर्चा में पद विग्रह क्या होता था, पद विग्रह होता था और सूत्र को तोड़ा जाता था। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृष्टांत में दिए जाते थे, उदाहरण दिए जाते थे, प्रत्युदाहरण दिए जाते थे, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों, है ना। दृष्टांत में उदाहरण एवं प्रत्युदाहरण दोनों दिए जाते थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलस्य इति पदे का विभक्ति अस्ति। यहाँ पर आलस्य में आपको विभक्ति बतानी है कि आलस्य में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो आलस्य में हमारी षष्ठी विभक्ति और एक वचन है ना, क्या है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिंतयित्वा इति पदे का प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर चिंतयित्वा में आपको प्रत्यय बताना है, तो चिंतयित्वा में कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, सत्र प्रत्यय, कत प्रत्यय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कत्वा प्रत्यय, है ना। चिंतयित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कत्वा प्रत्यय है और धातु कौन सी हमारी, चिंत धातु है ना। और कत्वा प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वहाँ कहाँ पर किया जाता है, कर या कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें काका क्या हो जाता है, इसमें काका लोप हो जाता है, जो हमारा कत्वा है ना, जो कत्वा है इसमें काका इसमें लोप हो जाता है और त्वा धातु के अंत में जुड़ जाता है या फिर प्रयुक्त हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा कत्वा। चिंतयित्वा में कत्वा प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुशासनम पदे उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर अनुशासन में आपको उपसर्ग बताना है, अनु उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अनु उपसर्ग या नम उपसर्ग। तो अनुशासनम पद में उपसर्ग हो जाएगा हमारा अनु उपसर्ग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, और उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग क्रिया आदि या फिर किसी पद के पूर्व में लगकर उनके अर्थ को बदल देते या फिर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं ना, जैसे अनुशासनम। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र है, अभिपूर्वा, एंगी पर रूपम, शेषोद्य सखी या फिर एंगा पदांता दति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंगा पदांता दति पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र है, अर्थात किसी पद के अंत में रहने वाले एंग के बाद यदि अत हो तो पूर्व और पर वर्णों का पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा एंगा पदांता दति, है ना। एंगा पदांता दति पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यत्र कमलानी रिक्त स्थान भ्रमरा, है ना। कुत्र आएगा यहाँ पर, तत्र आएगा, अत्र आएगा या अलम आएगा। तो यत्र कमलानी तत्र भ्रमरा, है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। क्या आएगा यहाँ पर, यत्र कमलानी तत्र भ्रमरा, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, जहाँ कमल है वहाँ भंवरे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरि प्लस एतो, हरि एतो में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, चर्च संधि, प्रकृति भाव संधि या अनुस्वार संधि। तो हरि एतो, हरि प्लस एतो, हरि एतो में संधि हो जाएगी हमारी प्रकृति भाव संधि, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। प्लुत स्वर होने पर प्रग्रह संगत पदों के परे अच रहने पर उनका भाव क्या कैसा होता है, प्रकृति भाव होता है, इसलिए हरि एतो में प्रकृति भाव संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मतिमान इत्यत्र का प्रत्यय। यहाँ पर मतिमान में आपको प्रत्यय बताना है, तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय या वतुप प्रत्यय। तो मतिमान में मतुप प्रत्यय है, क्या है, मतुप प्रत्यय, है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगदीश का विच्छेद है, जगत धनीश, जगती धनीश, जगत धन ईश या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जगत धन ईश, है ना। यहाँ जसत्व संधि का उदाहरण है, यहाँ जसत्व व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें क्या हो जाता है, ता का दा हो जाता है ना, ता का दा हो जाता है, जिससे जगदीश में क्या हो गया यहाँ पर, जगत धन ईश, दा का क्या बन गया यहाँ पर, ता, और ता का ता होता तो दा बन जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य कथनम अस्ति, सा नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, सा कर्णे बधिरा अस्ति, सा नेत्रेण अंधा अस्ति, सा कर्णेभ्य बधिरा अस्ति। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, है ना, सा नेत्राभ्याम अंधा अस्ति। चलिए यहाँ सत्य कथन है, बाकी सब असत्य, है ना। अगला क्वेश्चन है, लेखक रिक्त स्थान धनम ददाति, मित्रान, मित्रे, मित्रा या मित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना, लेखक मित्राय धनम ददाति, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है, मो अनुस्वार, मुख नासिका वचन अनुस्वार, नड़मा नाम नासिका या इनमें से कोई नहीं। तो अनुस्वार संधि विधायक सूत्र हो जाएगा हमारा मो अनुस्वार, है ना।
इसमें किसी पद के अंत में रहने वाले माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, यदि बाद में कोई हल वर्ण हो तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरिर अस्थि का विच्छेद है, हरिर धन अस्थि, हरि धन अस्थि, हरि धन अस्थि या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, हरिर अस्थि का जो संधि विच्छेद होगा वहां होगा हरि धन अस्थि, है ना। चलिए यहाँ विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, समास के मुख्य भेद है, यहाँ पर आपको समास के मुख्य भेद बताने हैं कि समास के कितने भेद हैं, 2, 3, 4 या 5। तो समास के कितने भेद हैं, समास के 5 भेद है ना। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर होगा। कौन कौन से समास है वो, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। चलिए तो समास के मुख्य भेद कितने हैं, 5 है ना। अगला क्वेश्चन है, केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्वा, पूर्वभावा, यथाशक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो जो केवल समास का उदाहरण है वहाँ हो जाएगा हमारा भूतपूर्व। भूतपूर्व केवल समास का उदाहरण है। इस समास में किसी विशेष नाम से अभिहित नहीं किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, न केवलानि चर्चा पदानि वृद्ध आत एचिति किम तर्हि उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्य ध्याहार इत्येत इत्सु मुदितम भवति में व्याकरण के किस नियम का समर्थन किया गया है, गम्य विधि का, आगमन विधि का, निगमन विधि का या उपयुक्त सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना। न केवलानि चर्चा पदानि वृद्ध आत एचिति किम तर्हि उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्य आध्यार इत्येत इत्सु मुदितम भवति में व्याकरण के निगमन विधि का समर्थन किया गया है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।